आज मैं मिला हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने इतना तो सीख लिया था कि कॉलोनियल रूल था सर, गुलामी का पीरियड। अंग्रेजों ने बुरी तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट करा था। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हमारे फॉरेन ट्रेड्स हो, हर चीज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा था। इसीलिए तो भाई उन्होंने हमें 200 साल तक क्या करा, गुलाम रखा था। हाँ कि ना? तो बात आती है आज की क्या होगी सर। आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की। मुझे एक चीज बताओ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी जैसे ही हमें मिली, गुलामी का पीरियड खत्म हुआ, आजादी मिली, बताओ जरा, सोचो जरा कि इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात होंगे। अब आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया के एग्रीकल्चर के सेक्टर बहुत ही खराब होने वाले हैं। क्यों खराब होने वाले थे? क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया का जो भी ऐसा एरिया था जिसमें इंडिया आगे था, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया बहुत आगे था, या कह लो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इंडिया इसमें बहुत आगे था, तो उन्होंने किसी सेक्टर को छोड़ा नहीं था। तो आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो बताओ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वाले दिन इंडिया के एग्रीकल्चर के हालात आप लोगों को कैसे लग रहे होंगे? अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? सर बिल्कुल खराब होंगे। तो आज हमने वही डिस्कस करना है कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करा था बच्चों, एक्सप्लॉइट करा था, है ना। अब एक्सप्लॉइटेशन कैसे करा था और खुद सोचो एक बार। चलो मैं आपसे बात करता हूँ। पहला पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मुझे बताओ प्रोडक्शन कितनी, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है कि टोटल कितनी आउटपुट जनरेट हुई है, टोटल। खुद बताओ, जब अंग्रेजों में हमें एक्सप्लॉइट ही करना था तो क्या उन्होंने हमें किसी भी मामले में सपोर्ट करा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उस समय हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो अपडेटेड होगी कि आउटडेटेड होगी? बिल्कुल आउटडेटेड होगी। किसी चीज का कोई सहारा नहीं था। तो खुद बताओ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा कैसे हो सकता है सर? एग्रीकल्चर के अंदर हमारी प्रोडक्शन बहुत ही कम हो चुकी थी और साथ में प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो आउटपुट निकलना चाहिए था, मतलब मान लो अगर इतना हमारे पास एरिया है, इस एरिया के अंदर 100 किलो गेहूं उगना चाहिए, लेकिन उग सिर्फ 20 किलो ही रहा था, क्योंकि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा था। इसका मतलब सर उस समय आजादी के दिन इंडिया के हालात एग्रीकल्चर में बहुत ही खराब थे। ना तो कोई प्रोडक्शन थी, मतलब ना तो टोटल आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही थी, और ना ही प्रोडक्टिविटी। मतलब सर अगर हम एक छोटे से एरिया में 100 किलो की चीज उगा लेनी चाहिए, हम 100 किलो क्या सर, हम लोग 30-40 किलो भी उगा नहीं पा रहे थे। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पहला पॉइंट था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, जहां पर अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बच्चों खराब करा था। सेकंड बात आती है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई अंग्रेज जो थे वो हमारे लिए तो आए नहीं थे, बोलो हाँ कि बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिया के जो टिलर्स थे, फार्मर्स थे, उनको ये बोला कि भाई देखो, तुम लोग सिर्फ ना खाना, फूड क्रॉप्स, खाने का सामान सिर्फ उतना ही बनाओ, उतना ही उगाओ जितना तुम और तुम्हारी फैमिली को पूरा पड़े। तुम्हें उसे एक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें बनानी है। तुम्हें अगर एक्सेस बनाना ही है तो हम तुम्हें बताते हैं तुम्हें क्या बनाना होगा। तुम्हें बनाना होगा कैश क्रॉप्स। क्या उगानी होगी? कैश क्रॉप्स। अब बताओ अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो कैश क्रॉप्स थी, जिसमें जूट, कॉटन, इंडिगो, ये सब चीजें काम आती थी किसके? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटेन में जो उनकी फैक्ट्रीज थी वहां पर वो इनको आउटपुट की तरह इस्तेमाल करते थे, सॉरी इनपुट की तरह इस्तेमाल करते थे, और इन सब चीजों की मदद से वो नए नए आउटपुट बना के, फिनिश गुड्स बना के इंडिया में ही या और कंट्रीज में क्या करा करते थे? सेल करा करते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फूड क्रॉप्स मत उगाओ, उगाना है तो सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाओ। और वो कैश क्रॉप्स का सारा फायदा ब्रिटिशर्स अपनी ही फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते थे और उसी से आउटपुट बना के, फिनिश गुड्स बना के इंडिया में महंगे रेट्स पर सेल करा करते थे। तो खुद बताओ उन्होंने यहाँ पर भी क्या करा? हमें फूड क्रॉप से बिल्कुल दूर कर दिया और सिर्फ कैश क्रॉप्स के लिए मोटिवेट करा, जो कि अल्टीमेटली सिर्फ उनके काम आती थी। इसको हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है शिफ्टिंग फ्रॉम किससे? शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। भाई उनने अपना भला करना था, हमारे भले के लिए वो कभी थोड़ी ना आए थे, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि दो एक्सप्लॉइटेशन या कह लो इंडिपेंडेंस वाले दिन अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीजें हमें देखने के लिए मिल रही थी। प्रोडक्शन बहुत कम सर, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम, और साथ में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब सर उन्होंने कहा फूड क्रॉप्स उतना ही उगाओ जितना बस तुम्हें पूरा पड़े, और उगाना है तो कैश क्रॉप्स उगाओ। और कैश क्रॉप्स उन अंग्रेजों के काम आता था एज इनपुट्स, जिनको अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते थे और फाइनल गुड्स बना के बेचा करते थे। तो सारा फायदा किसका हो रहा था? अंग्रेजों का हो रहा था। तीसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप उम्मीद करते हो कि सर प्रोडक्शन बहुत अच्छी रहे, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहे, हमारी जो किसानी का काम है वो बहुत बढ़िया से चले, उसके लिए सारी फैसिलिटीज का होना भी तो जरूरी है बच्चों। अब खुद बताओ उस समय ना कोई डैम्स, ना कोई वेल्स, कुआं, ना डैम, ना पानी का कोई सिस्टम। बताओ जरा हमारी टोटल डिपेंडेंस किस पे होगी? अब आप कहोगे सर पूरी डिपेंडेंस हमारी रेनफॉल पर होगी। अब वो लगान पिक्चर की तरह बारिश आ जाए बेटा, ये तो हमेशा पॉसिबल है नहीं। वो तो मूवी थी, आमिर खान ने बोला बारिश आ गई। अब मेरे को बताओ कि क्या सारी की सारी चीजें सिर्फ बारिश पर डिपेंडेंट रह के बढ़िया हो सकती? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय बहुत ही रिस्की था, क्योंकि कोई इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं। सारी डिपेंडेंस हम लोगों की थी किस पर?
पूरी की पूरी रेनफॉल पर। तो खुद बताओ बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा था। अगली बात आती है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस का मतलब वही है कि उन्होंने, अंग्रेजों ने हमें उस इस तरीके से मोटिवेट करा, उन्होंने बोला फूड क्रॉप्स मत उगाइए, फूड क्रॉप्स उतनी उगाइए कि आप खा लो, आपका परिवार खाना खा ले, बस मार्केट में बेचने के लिए आपको फूड क्रॉप्स उगानी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सामना करना पड़ा था। एक समय तो ऐसा भी आ गया था बच्चों जहां पर हमें खुद व्हीट के लिए, गेहूं के लिए इंपोर्ट्स कराने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सारा फोकस जबरदस्ती पैसे देके, जो नहीं मान रहा उसे मना के ये कहा था कि फूड क्रॉप्स उतनी उगाइए जितने तुम्हारे लिए काम आए, तुम्हारे परिवार के लिए काम आए। उगाना है तो कैश क्रॉप्स उगाओ, जो कि ब्रिटिशर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, उतनी ही हम लोग फूड क्रॉप्स उगा रहे थे जितना बस हमें सेल्फ कंजम्पशन के काम है, खुद के इस्तेमाल के लिए काम है। मार्केट में बेचने के लिए हम लोग फूड क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे उस समय। बोलो ठीक है, वेरी गुड। अगली बात आती है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। भाई एक तो जो जमीन थी टिलर्स के पास, किसानों के पास, वो बहुत कम थी। उस छोटी सी जमीन के टुकड़े पर वैसे भी प्रोडक्शन करने का मजा उतना था नहीं। एक तो वो सब छोटी छोटी थी और ऊपर से ना फ्रेगमेंटेड थी, एक हिस्सा अगर यहाँ पड़ा है तो दूसरा वहां पड़ा है, तीसरा वहां, चौथा वहां। खुद बताओ कोई चीज कलेक्टिव होती है, एक साथ होती है, एक जगह पर होती है, तो आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हो, जिससे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब एक तो वैसे ही छोटा छोटा एरिया, और सिर्फ वो छोटा एरिया भी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जिसकी वजह से कभी हमें हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिली ही नहीं। तो उस समय देख लो आजादी के समय कितना हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, हाँ कि ना। उसके बाद आखिरी बात आती है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। अब भाई अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई उन्होंने ना क्या करा, कुछ लोगों को जमीन का क्या बना दिया, ओनर बना दिया, और जिनको उन्होंने जमीन का ओनर बनाया बच्चों, उसको हम लोग बोलते थे जमींदार। वो लोग क्या कहलाते थे, जमींदार। अब जमींदार ने क्या करा, जमींदार को ओनर बना दिया गया। अब जमींदार बदले में उनको एक लमसम अमाउंट ब्रिटेन गवर्नमेंट को पे करा करता था एज टैक्स रेवेन्यू, जिसको आप लैंड रेवेन्यू भी बोल सकते हो। उसकी ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ बात बन गई थी। उसने बोला, जमींदार ने बोला ठीक है सरकार, मैं तुम्हें एक प्रॉपर अमाउंट, एक टोटल सम ऑफ अमाउंट एक समय पर पे कर दिया करूंगा, बाकी सारा अमाउंट मेरा। अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई, तू हमें लगान देता रहे, टैक्स देता रहे, तू टिलर्स को, फार्मर से जितना मर्जी काम करा, सारा पैसा तेरा। अब मुझे एक चीज बताओ, जमींदार को क्या हो गया, जमींदार ढेर सारा उनसे काम कराता रहा, दिन रात काम कराता रहा, लेकिन बदले में उनको उतना ही बस देता था जिससे उनका बेसिक नेसेसिटीज भी, सच बताऊं तो, मीट नहीं हो पाती थी। तो खुद बताओ, जब हमारी जो पॉपुलेशन थी, मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन उस समय तो हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थी। हमारा मेन ऑक्यूपेशन ही प्राइमरी सेक्टर में क्या था, एग्रीकल्चर था। खुद सोचो, जब इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी उस काम में एंगेज थी और एक्सप्लॉइटेशन कुछ इस तरीके से चल रहा था, तो सारा फायदा कौन लेके जा रहा था, जमींदार। थोड़ा सा हिस्सा वो टैक्स लगान के नाम से किसको दे देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बाकी एक्सप्लॉइटेशन, दिन रात काम कराता था किसानों से, टिलर से, उनको कुछ भी पैसे ढंग से पे नहीं करते थे। जमींदार हो रहा था बहुत सारा अमीर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो इंडिया की 75% पॉपुलेशन, जो कि किसमें एंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो एक्सप्लॉइट हो रही थी। अगर आप सामने देखो तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको देखने के मिलते हैं जहां पर आपको ये समझ में आता है कि सर इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय बहुत खराब था। अब भाई 200 साल की गुलामी हमने देखी है, तो समय तो खराब ही था। इसीलिए आने वाले चैप्टर्स में हम लोग यही बात करेंगे कि भाई कैसे इस एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करा जाए, ठीक करा जाए। करना तो था ही सर, हाँ कि ना। इतनी खराब सिचुएशन से तो इकोनॉमी कभी हमारी अच्छी हो नहीं सकती थी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, या वीडियोस डालता रहता हूँ, आप उसे जरूर चेक करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेन है सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, खेल है कॉन्सेप्ट्स का। कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लो, दिक्कत आनी ही नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस आपको। बस ध्यान से करो आप लोग, ठीक है। चलिए।